व्यंजन के अन्य भेद पढ़ने जा रहे हैं। जिह्वा तथा अन्य अवयवों के द्वारा विविध प्रयत्न के आधार पर। इससे पहले हमने श्वास वायु के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर अनेक प्रकार से पढ़े। आज पढ़ेंगे जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा विविध प्रयत्न के आधार पर। तो इसके आधार पर मैंने चार्ट में इसके 10 भेद बताए थे, उन्हीं को आज हम पढ़ेंगे। पहला स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, जीभ या ओष्ठों का स्पर्श होता है तथा कुछ रुकावट के बाद स्फोट के साथ श्वास वायु बाहर निकलती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जिनका उच्चारण हम करते हैं तो कंठ, जीभ या ओष्ठों का स्पर्श होता है। जिह्वा, कंठ, जीभ जो है स्पर्श करती है मुंह के किसी न किसी भाग को, या मुंह के कोई न कोई भाग स्पर्श होता है तथा कुछ रुकावट के बाद, थोड़ी रुकावट आती है, उसके बाद स्फोट के साथ वायु बाहर निकलती। वो कौन से वर्ण होंगे? स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी क से लेकर मैं तक ये सभी क्या हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी, तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु पहले किसी मुख्य अवयव से स्पर्श करती है फिर कुछ संघर्ष के साथ निकलती है, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जिनका उच्चारण करते हैं तो वायु पहले तो किसी अवयव को स्पर्श करती है और फिर संघर्ष के साथ बाहर निकलती, कुछ संघर्ष करती हुई बाहर आती है, तो वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। और स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन कौन से हैं? च वर्ग, च, छ, ज, ज, ये, च, छ, ज, ज, ये कौन से हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। नंबर 3 है नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख व नाक दोनों से निकलती है वे नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। जिनका उच्चारण करते हैं तो वायु मुख से भी निकलती है और नाक से भी, दोनों से बाहर आती है, वो कौन से होंगे? नासिक्य वर्ण होते हैं। और नासिक्य वर्ण कौन से हैं? सभी वर्गों का लास्ट का 5वां वर्ण नासिक वर्ण, यानी क, कण, न, 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 में, ये सब क्या हैं? नासिक्य वर्ण हैं। कितने? 5। अगला है उच्छिप्त या ताड़नजात वर्ण। उच्छिप्त या ताड़नजात, तो उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। उच्छिप्त यानी फेंकना। तो जिन वर्णों का उच्चारण जीभ की नोक को उलटकर कठोर तालु को झटके के साथ स्पर्श करके किया जाता है वे उच्छिप्त या ताड़नजात वर्ण कहलाते हैं। यानी जीभ की जो नोक है पहले उल्टी होती है और फिर झटके के साथ कठोर तालु को छू करके आती है, तो वो कौन से होंगे? उच्छिप्त या ताड़नजात वर्ण। और उच्छिप्त या ताड़नजात वर्ण कौन से हैं? ड और ढ, ये दोनों उच्छिप्त या ताड़नजात वर्ण कहलाते हैं। अगला है लुंठित या प्रकंपित वर्ण। लुंठित या प्रकंपित, तो लुंठित का अर्थ होता है लुढ़का हुआ या कांपता हुआ। लुंठित लुढ़का हुआ या कांपता हुआ, तो जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ टकराकर लुढ़कती एवं कांपती सी लगती है उसे लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं। वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ जो है पहले टकराती है और फिर जो है कांपती हुई सी या लुढ़कती हुई सी लगती है, तो वो होंगे लुंठित या प्रकंपित वर्ण। और लुंठित प्रकंपित वर्ण कौन सा है? रे। रे वर्ण कौन सा है? लुंठित या प्रकंपित। अगला है ईषत् स्पर्श या अर्धस्वर या अंतस्थ वर्ण। ये तीनों एक ही नाम है। ईषत् स्पर्श बोल दे, अर्धस्वर बोल दे या अंतस्थ बोल दे, तो ये कौन से होते हैं?
जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु को रोकने के लिए उच्चारण अवयव प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन वह प्रयत्न व्यंजन की तरह का पूर्ण स्पर्श नहीं होता। यानी श्वास वायु को रोकने के लिए प्रयत्न तो होता है, लेकिन जैसे व्यंजनों का प्रयत्न करते हैं, व्यंजन पढ़ते हैं, जब वह प्रयत्न होता है वैसी पूर्ण तरह से नहीं होता है। और वे ध्वनियाँ अवरोध रहित उच्चरित होती हैं, नहीं वो प्रयत्न पूर्ण नहीं होता, इसलिए बिना किसी अवरोध के उच्चरित होती हैं ये ध्वनियाँ। इन वर्णों को इष्ट स्पर्श या अर्धस्वर या अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और ये कौन से हैं? यह और वह। यह और वह कौन से हैं? अर्धस्वर या इष्ट स्पर्श या अंतस्थ वर्ण। इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो उच्चारण करते समय जो अवयव हैं वो श्वास वायु को रोकने का प्रयत्न तो करते, लेकिन पूरी तरह से प्रयत्न नहीं करते और बिना किसी अवरोध के उच्चरित हो जाते। अगला है पार्श्विक। और पार्श्विक का अर्थ है बगल का। पार्श्विक बगल का। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास जिह्वा के दोनों बगल से निकलती है वे पार्श्विक वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, पार्श्विक यानी बगल के। तो जिनका उच्चारण करते हैं तो वायु जो है दोनों तरफ से बाहर निकल जाती है। और पार्श्विक वर्ण कौन से हैं? लय। लय वर्ण पार्श्विक वर्ण। अगला है संघर्षी वर्ण। संघर्षी वर्ण तो जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में प्राण वायु मुख्य अवयव से संघर्ष के साथ निकलती है उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिनका उच्चारण करने में जो प्राण वायु है वो संघर्ष के साथ बाहर निकलती है उन्हें क्या कहेंगे? संघर्षी वर्ण। या इनको उष्म व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि जब प्राण वायु संघर्ष के साथ बाहर निकलती है तो वायु कैसी हो जाती है? गर्म। इसलिए इनको संघर्षी या उष्म व्यंजन कहते हैं। और ये कौन से हैं? संघर्षी या उष्म व्यंजन कौन से? स है। इस संघर्षी या उष्म व्यंजन है। इन वर्णों के उच्चारण में वायु संघर्ष के कारण कुछ गर्म हो जाती है, अतः इन वर्णों को उष्म व्यंजन भी कहते हैं। और ये कौन से हैं? स है। और जो ये अन्य जो भाषाओं से ग्रहित जो वर्ण हैं नुक्ता वाले क, ख, ग, ज, फ, जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ये भी इन्हीं में आते हैं, संघर्षी वर्ण में आते हैं, संघर्षी वर्ण में आते हैं। अगला है संयुक्ताक्षर। जिन संयुक्ताक्षर देवनागरी लिपि में दो व्यंजनों को लिखने के अलग से जो लिपि चिन्ह है, ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, इनके लिए अलग से लिपि चिन्ह निर्धारित किया गया है। ठीक है, स्वतंत्र व्यंजन तो नहीं है ये, लेकिन उन्हीं व्यंजनों को जो दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो उनको लिखने के अलग चिन्ह निर्धारित कर दिया गया है, वो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे ये क और स को जब एक साथ लिखना हो तो इसका ये चिन्ह निर्धारित कर दिया गया कि ऐसे लिखा जाएगा क और स। ठीक, ऐसे ही ये तय प्लस र से बनेगा, ग ज प्लस य से बनेगा, स्र स प्लस र से बनेगा। तो ये संयुक्ताक्षर व्यंजन है। कौन कौन से? छ, त्र, ग और स्र। अगला अयोगवाह। अयोगवाह कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जिन्हें न स्वर में रखा जा सकता है और न ही व्यंजन में। इनकी स्थिति स्वर और व्यंजनों के बीच की होती है, निस्वर और व्यंजन के बीच के हैं अयोगवाह। इन्हें न स्वर कहते हैं और न ही व्यंजन कहते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। और अयोगवाह कौन से हैं? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग ये क्या है? अयोगवाह है। अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियाँ क्या हैं वो भी देख लो। नाक के द्वारा बोली जाने वाली वे ध्वनियाँ जिनके पहले स्वर आना अनिवार्य है अनुस्वार कहलाती हैं। ठीक है, जिनके पहले स्वर आना
अनिवार्य है वो क्या कहलाती है? अनुस्वार कहलाती है। संलाप, संयम, ये क्या है? अनुस्वार ध्वनियाँ। जबकि वे स्वर ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा मुख के साथ नाक से भी निकलती हुई अनुनासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। जिनका उच्चारण करेंगे तो वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है। वो कौन से? जैसे आँख, चांद, इनको बोल के देखो तो ये जो है मुख और वायु दोनों से वायु बाहर है, मुख और नाक दोनों से निकलती है। और नासिक के वर्ण भी जो देख लो कौन कौन से हैं। एक तो है अनुनासिक स्वर, अनुस्वार, और है नासिक के व्यंजन। तो अनुनासिक स्वर कौन से हैं? जो स्वरों के ऊपर जो बिंदु या चंद्र बिंदु लगाया जाता है वो अनुनासिक। अब देखिए कोई भी स्वर है, जैसे ए है, अब ए के ऊपर यदि हमें चंद्र बिंदु लगाना है तो चंद्र बिंदु ही आएगा। लेकिन यदि ए है, आई, अब यहाँ भी चंद्र बिंदु लगाना तो यहाँ चंद्र बिंदु नहीं, केवल बिंदु आते हैं। ऊपर जो मात्रा होती है उसके साथ जो है चंद्र बिंदु न लगाकर केवल बिंदु लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये नासिक ध्वनियाँ हैं ये सभी, ये देख लो। जिन पर मात्रा नहीं है वहाँ पर चंद्र बिंदु, जिन पर मात्रा है वहाँ बिंदु लगा दी गई। अनुस्वार ध्वनियाँ, स्वर के बाद वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? अनुस्वार ध्वनियाँ। और ये रे, ले, वे, स, है से पहले आने वाली नासिक ध्वनियाँ हैं। ये रे, ले, वे, स, है से पहले आती हैं ये अनुस्वार जो है नासिक ध्वनियाँ। ठीक है, अगला है नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन कौन से हैं? अपने जो है पांचों वर्गों के लास्ट के पांच वर्ण जो हैं वो क्या हैं? नासिक के व्यंजन हैं। क वर्ग का डे, ने, मैं, ये सब नासिक के व्यंजन हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।